आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक के साथ आपके दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दुर्लभ रोग दिवस एक विश्व स्तर पर समन्वित अभियान है जो हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और निदान, उपचार, अनुसंधान और सामाजिक देखभाल तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य पत्रिका में आपके लिए प्रस्तुत है परिचर्चा रेयर डिजीजेस नॉट सो रेयर। प्रतिभागी हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय, पूर्व प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, नई दिल्ली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक एवं पूर्व CMO दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर जवाहरलाल जैन। नमस्कार। जब भी कभी बीमारी की बात होती है तो मुख्यतः डायबिटीज, हार्ट डिजीज व कैंसर का जिक्र होता है, लेकिन इससे कहीं दूर भी एक दुनिया रेयर डिजीजेस की है जिन्हें दुर्लभ रोग के नाम से जाना जाता है। और एक अनुमान के अनुसार दुनिया में करीब 7,000 प्रकार के दुर्लभ रोग हैं और करीब 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। हर वर्ष फरवरी माह के आखिरी दिन वर्ल्ड रेयर डिजीज डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार ये 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसका थीम है मोर देन यू कैन इमेजिन, यानी आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा आगे। भारतवर्ष में ही करीब 100 मिलियन लोग रेयर डिजीज से प्रभावित हैं और ये रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, महिला हो। 72% रेयर डिजीजेज जो है वो कहा जाता है कि जेनेटिक हैं या वंशानुगत हैं और जिसमें से 70% रोग बचपन में शुरू होते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। सबसे पहले डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे शुरू करना चाहूंगा। हम बात जब रूटीन बीमारियों की तो करते हैं तो सब पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अब दुर्लभ रोग हम किसे कहेंगे? कोई कहता है जी 1 in 2500 से कम हो, कोई कहता है 1 in 4000 से कम हो। तो क्या इसकी कोई परिभाषा है? आप किसे लेबल करेंगे कि भाई ये रेयर डिजीज में आएगा? देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि रेयर डिजीज का मतलब है कि वो इतनी ज्यादा व्यापक नहीं है कि ज्यादातर लोग जो है उसके बारे में जागरूक ना। तो पब्लिक में ज्यादा जागरूकता है, डॉक्टरों में भी ज्यादा जागरूकता नहीं है जो कि खुद बीमारियों को ट्रीट करते हैं। और हर देश में अभी तक एक पूरा नहीं तय पाया कि किसको बोलें, लेकिन अल्टीमेटली WHO जो हमारा है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई जो बीमारियां 10,000 में 10 लोगों से कम में हो रही हैं, हालांकि जैसे अमेरिका में अगर 10,000 में 1 को है तो भी वो दुर्लभ है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं यूरोप में। पर यह है कि अगर वो बीमारियां 10,000 में 10 या 1,000 में 1 से भी कम है तो उसको हम रेयर डिजीज या दुर्लभ चीज बोलेंगे। और इसकी शुरुआत, जैसे आपने कहा कि बीमारियां तो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन किसी को इतनी जागरूकता नहीं थी। तो यूरोपियन जो है एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज ने 2008 में, क्योंकि जैसे फरवरी 29 है वो रेयर होता है, 4 साल में एक बार आता है, तो उस बार उन्होंने जो है फरवरी 29 को सबसे पहली बार 2008 में इसको रेयर डिजीज डे की तरीके से मनाया, क्योंकि वो हर साल नहीं आता। तो उन्होंने उस दिन का नाम उसको रेयर डिजीज डे, और वहां से इसकी शुरुआत। धीरे धीरे करके और देश भी उसमें सम्मिलित होते गए और हमारे यहाँ जो है फिर एक NGO है ORDI, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीज इंडिया, जो कि बेंगलोर में, उन्होंने फिर सबसे पहले 2014 में इसकी शुरुआत करी पब्लिक को जागरूक करने के बारे में, क्योंकि चूंकि ये बीमारियां कम मात्रा में है और इनके डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। इंस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ये देखा गया है कि 6 से लेकर 20 साल तक लग जाते हैं डायग्नोसिस करने में। तो इसलिए उन्होंने फिर ये इसको किया जिससे लोगों में जागरूकता हो, और उस जागरूकता के लिए वो फिर डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं, खासतौर से टिक्स जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी जो है उसके साथ मिलकर बहुत से जागरूकता के प्रोग्राम करते हैं, एजुकेशनल वेबिनार्स करते हैं और लोगों को और जैसे NGO को जोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडी को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं। मतलब सुन के सब लोगों को ताज्जुब होगा कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी 2017 में पहली बार इसके लिए एक जो है इस पर एक्सपर्ट कंसेंसस ग्रुप बनाया और 2021 में जाके नेशनल पॉलिसी ऑफ द रेयर डिजीज बनी। क्या हम साल में एक दिन इस प्रोग्राम को चलाने के लिए या इस प्रोग्राम से डिस्कशन करने के लिए या इस परिचर्चा से हम क्यों इसको सारे साल नहीं करना चाहिए? सिर्फ एक दिन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक दिन भी करने से कोई चीज जागरूक तो होते हैं। जैसे हम अपना नेशनल डे भी मान लीजिए मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं या 26 जनवरी मनाते हैं, वो भी साल में एक दिन ही मनाते हैं, तो उससे भी लोगों में उस दिन की उत्साह रहता है, जागरूकता रहती है और फिर वो लीगेसी पूरे साल चलती रहती है।
रहती कि भाई ये आएगा, ये इसका उद्देश्य क्या है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि कौन कौन से रेयर डिजीज देखने में आते हैं। तो बेसिकली मोटे तौर पर किसको आप रेयर डिजीज ज्यादा कहते हो? देखिए, ऐसा है कि जो ये रेयर डिजीज जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा पीछे रह गया है। और उसका कारण ये था कि ये जो रेयर होती थी, अक्सर जैसे आपने कहा कि 5 में से 4 रेयर डिजीज जो है जेनेटिक अनुवांशिक होती हैं। अनुवांशिक का मतलब ये हुआ कि जब बचपन में आ जाती हैं। और दूसरी चीज ये है कि 3 में से 2 को न्यूरोजेनरेटिव डिजेनरेशन होता है उसके एसोसिएटेड। तो देखने में सब एक सी लगती हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन देखें, उसमें ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग होता है। जीन का आप टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी तक भी ज्यादातर रेयर डिजीज जो है सिम्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन पे चलती हैं। जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो उन्हीं का होता है जिसमें इलाज उपलब्ध हो। और जो इलाज उपलब्ध है वो थैंकफुली मतलब पिछले 1983 से लीजिए 40 साल में बहुत प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है। और उसका ये है कि रेयर डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट आप इजाद करेंगे उसके ऊपर बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उसके बाद अब 20 में से 1 रेयर डिजीज का इलाज उपलब्ध है। तो 20 में से 1 का मतलब आपने 7,000 का है। एक्चुअली फरवरी में आप देखेंगे तो 10,000 से भी ज्यादा हो गई है, 16,000 के करीब हो गई है जी। तो 16,000 में से अगर आप 20 में से 1 निकालेंगे तो 800 का इलाज उपलब्ध है। लेकिन वो बड़ा रेयर है, तो जो निकालता इजाद करता है उसको भी पैसा लगाना पड़ता है, रिकवरी नहीं होती है और एक्सपेंसिव होता है। तो सिर्फ 10 में से 1 मरीज को मिलता है। तो ज्यादातर रेयर डिजीज जो है वो गुमनाम है। जो हमारी नेशनल पॉलिसी आई थी उसमें भी उनको ये विडंबना थी कि हम किसको रेयर डिजीज कहें। माने जैसे थैलेसीमिया है, जी, जी, हमारे यहाँ रेयर डिजीज है। अब जो रेयर डिजीज इंडिया में है जरूरी नहीं है वो बाकी कहीं पे भी हो। अब मेडिटेरेनियन एरिया में जाएंगे, वहां पे जो थैलेसीमिया है हर चौथे 5वें बंदे को है। ग्रीक का जो साइप्रस है जी जी उसमें 20% है, 15 से 20%, मतलब 5-6 में से हर एक उसको है। तो वो तो नहीं रेयर रह जाएगा। तो हमारे देश में भी कुछ पॉकेट्स ऐसी होंगी जहाँ पे वो रेयर होगा, कुछ ऐसी होंगी जहाँ नहीं होगा। जैसे थैलेसीमिया का एक वेरिएंट आता है अल्फा थैलेसीमिया, वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, तो वो वेस्ट में नहीं मिलेगा। और वो जो साइप्रस मेडिटेरेनियन एरिया की भी हम बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने इतनी तरक्की करी है, उन्होंने उसको एक काउंसलिंग करके, रेयर डिजीज की बात कर रहा हूँ मैं, वो रेयर डिजीज की जो बीमारी दुर्लभ होती थी जिसमें कि खून के बिना जिंदगी नहीं रहती थी, उसको 0 पे ले आए हैं। अब उनका कैरियर रेट जो है वो बड़ा हाई है और डिजीज रेट बहुत कम है। तो ये दुविधा आती है। और दूसरी दुविधा जो डॉक्टर साहब ने बताई कि नंबर के ऊपर होता है। नंबर WHO ने कह दिया कि लाख में जो 10 है, अगर उससे कम है नंबर उनका, अगर उससे ज्यादा है तो हम रेयर नहीं मानेंगे। लाख में 10 है तो उसको रेयर डिजीज माना जाए। बट हर किसी का अपना अपना है। वो नंबर आप ये मान के चलें कि 1 लाख में 10 से लेके 100 के बीच में भिन्न भिन्न लोग जो है वो करते हैं। सबसे जो स्ट्रिक्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया। वो कहता है कि 1 लाख में अगर 10 होगा तो हम मानेंगे। आई थिंक जनरस में आता है अमेरिका। अमेरिका वो कहता है लाख में हम नहीं मानेंगे। लाख में कितने हैं? वो कहते हैं हमारे नंबर कितना है उस बीमारी का, अगर 2 लाख से कम है पूरे देश में तो हम उसको रेयर कहेंगे। और जब ये दुविधा आई नेशनल पॉलिसी में, उन्होंने कहा अभी हम इसको डिफाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे एक तो डायग्नोसिस नहीं है, जानकारी नहीं है, उसका लेबल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ नंबर और ट्रीटमेंट के हिसाब से कैटेगराइज करा है। डॉक्टर साहब ने OD का जिक्र करा था, तो उन्होंने कहा है कि 5 मतलब 1 लाख में अगर 20 होंगे, जो कि बड़ा स्ट्रिंजेंट है, तो हमें उन्होंने सजेस्ट करा है, उन्होंने कहा सजेस्ट करा है। लेकिन ये जो दुविधा आई थी, एक रेयर डिजीज होती है हीमोफीलिया। जी, हीमोफीलिया रेयर डिजीज जो मोटी मोटी जो हमारे यहाँ आती हैं, उसमें हीमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। सिकल सेल को भी आप रेयर डिजीज में मानते हैं? सिकल सेल एनीमिया से वही बात आ जाती है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे, आप जैसे ट्राइबल एरिया में जाएंगे या साउथ के कुछ पॉकेट्स में जाएंगे, उसमें वो रेयर डिजीज नहीं रहेगी। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो रेयर डिजीज में आ जाएगी। तो उसको लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश भी तो डाइवर्सिटी वाला है, उसको अलग अलग चीज़ों को जो केटर करना है, जो पॉलिसीज जो अभी शायद आप डिस्कस करेंगे, वो रेयर डिजीज इसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। वो कॉमन डिजीज के डायबिटीज के लिए नहीं लागू होती है। अब हीमोफीलिया में सरकार ने, DCGI ने बड़ी कोशिश करी है और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख में 36 से कम है ना, उसको हम लेके चलेंगे, क्योंकि एक लीगल डेफिनेशन चाहिए थी अभी। लेकिन ये अभी प्रिवेलेंट नहीं है, हीमोफीलिया में तो आ गई है। तो ये डेफिनेशन कम है, बीमारियां कम है और उनकी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो सिम्टम बेस्ड होती हैं, और एक ही बीमारी के जेनेटिक भी जो चेंजेस कई सारे हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं, उस तरह के भी कोई डिजीज आते हैं, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वगैरह, वो भी देखने में आते हैं, उनको भी आप रेयर डिजीज की कैटेगरी में डालेंगे? देखिए, ज्यादातर रेयर डिजीजेज जो हैं 80% वो जेनेटिक हैं, वो पैदाइशी होती हैं। एक्वायर्ड डिसऑर्डर से भी हो सकती हैं, लेकिन 80% जो है पैदाइशी होती हैं। जो कुदरत इंसान को बनाता है, बच्चा पैदा होता है,
वो इतना इनोवेटिव होता है कि वो कंप्यूटर वाला नहीं है कि ये जो पेन बनाना है हमने उसमें डाल दिया वो सब एक से निकल के आएंगे। वो हाथ से बनाए हुए हैंड क्राफ्टेड होता है। उस हैंड क्राफ्टिंग में नेचर जब बनाता है तो जो नई इजाद देना चाहता है बच्चों को, उसका बढ़ावा देने के लिए वो एक क्रॉसओवर जीन्स का जो है ना मिश्रण करता है, मदर के फादर के। उस मिश्रण में कई बार म्यूटेशन आ जाती है और वो म्यूटेशन कई बार इतने सीवियर होते हैं कि वो बच्चा ठहरता नहीं है घर में, और ये काफी कॉमन है। लेकिन जब वो ठहर जाता है और छोटे म्यूटेशन है तो उसमें ये आगे आ जाते हैं। और इसमें ज्यादातर म्यूटेशन, ज्यादातर हम जो बात कर रहे हैं 10,000 15,000 की, उससे ज्यादा लाखों जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि दिक्कत नहीं करते हैं। थोड़ा सा तादाद है जो दिक्कत करता है। और अच्छी बात यह है कि इसकी अब ट्रीटमेंट आ गई है। आप रेयर डिजीज की बात कर रहे थे, 2 रेयर डिजीज जो बच्चों में मेरे को एकदम से याद आई, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोनों की ट्रीटमेंट ऐसी आ गई है कि वो जीन जो है ना उसको जाके करेक्ट कर देता है। तो बड़ी होप है इसमें। डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसा कि डॉक्टर नरेश गुप्ता कह रहे हैं कि इतने सारे रेयर डिजीज तो हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन जो एक आम इंसान समझता है उसमें सबसे बड़े मोटे तौर पर आती है हीमोफीलिया, जैसा डॉक्टर नरेश ने जिक्र किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हीमोफीलिया क्या है, कैसे होती है, और एक आम बच्चे को या एक उसके माँ बाप को कैसे पता लगेगा कि मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को, मेरे माँ, किसी को हीमोफीलिया है। कि इसमें जो जीन्स होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बनता है, वो डेफिशिएंसी हो जाती है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम हीमोफीलिया ए बोलते हैं, और फैक्टर 9 की है तो हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाम था कि क्रिसमस करके एक चाइल्ड था, उसमें सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, इसलिए नाम उसका क्रिसमस डिजीज हो गया। अब इसमें चूंकि क्लॉटिंग नहीं हो रही तो किसी भी बच्चे को जैसे शुरू से ही अगर जरा सी भी चोट लग गई तो उसको ब्रूजिंग हो जाएगी, कहीं पे जॉइंट में हो गया तो जॉइंट में स्वेलिंग आ जाएगी, उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होगा। तो इस तरीके के लक्षण जब आने लगे बच्चे में, शुरू से ही देख रहे हो आपके चोट लगी तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। अब ये ब्लीडिंग देखिए हमारे कई ऑर्गन में हो सकती है, और जब लगातार जैसे ब्लीडिंग अगर होती है तो उसमें जो आरबीसी सेल्स होती है जो उनका डिस्ट्रक्शन होता है तो हमारा शरीर में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तो जो हमारे लिवर हैं और स्प्लीन जो तिल्ली है इसमें अफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके के जब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी बच्चा कहीं गिरा, निशान आ गए, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो गई, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ गई, तो इस तरीके से वो पकड़ में आ जाते हैं हीमोफीलिया के पेशेंट। इवन माँ बाप में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है माँ बाप कैरियर होते हैं, जैसे माँ भी कैरियर है बाप भी कैरियर है, उसको बीमारी नहीं है जी, लेकिन जब वो दोनों कैरियर मिल जाते तो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसमिट हो गया, जो बच्चा पैदा हुआ वो बीमारी का हो गया। तो उन्होंने देखा भाई हमें भी ऐसा कभी नहीं हुआ, बचपन में खूब खेलते थे या चोट लगती थी सबको, लेकिन ब्लीडिंग तुरंत ही रुक जाती थी, तो उनको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल। फिर जब वो डेफिनेटली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो भी विशेषज्ञ हैं वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये, फिर उनकी अगर वो टेस्टिंग करते हैं तो उनको पता लग जाता है। डॉक्टर नरेश, जैसा आपने जिक्र किया के साथ थैलेसीमिया भी होता है, तो थैलेसीमिया क्या है? कुछ लोग कहते हैं थैलेसीमिया मेजर है, कोई कहते हैं थैलेसीमिया माइनर है। ये बच्चे को क्या पता लगे कि कैसे उसे थैलेसीमिया हो गया? कि लोग कहते हैं ब्लड चढ़ाना पड़ेगा हर हफ्ते, कहाँ से तो ब्लड मिलेगा, कहाँ वो जाएगा, कैसे पहचाने? एक बहुत बड़ा इशू है थैलेसीमिया का, जो कि पब्लिक डोमेन में सबसे ज़्यादा परेशान करता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमने बहुत सीखा है एक तरह से। जितना हमने हीमोफीलिया का, हम लोगों ने पायनियरिंग काम करा था, हमने शुरू करा था 2007-8 में अंडर द मैंडेट फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, और अब वो पूरे देश भर में उसकी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस उपलब्धि है। उसकी जानकारी पब्लिक में इतनी आ गई है कि जैसे आपने बात छेड़ी थी कि कैसे पता चले थैलेसीमिया या हीमोफीलिया या जेनेटिक डिसीज है, नहीं पता चल सकता है। सरकार या हम लोग ये कह सकते हैं डायबिटीज वाले के लिए शुगर नाप लेंगे, ब्लड प्रेशर वाले के लिए बीपी नाप देंगे, बिल्कुल ठीक। इसमें आप जगह जगह पे वो नहीं नाप सकते। उसका सिंपल कारण है कि वो बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। और मान लीजिए मैं उसको कहता हूँ कि हमारे को जो कॉस्ट आएगी 5-7 हज़ार रुपए आएगी, और उसमें आप जब करेंगे तो आपको 20,000 में एक मिलेगा। तो इसमें डायबिटीज में करेंगे तो 20,000 में हो सकता है कि आपको 10% है तो 2-4 हज़ार मिल जाएंगे। इसमें 2-4 ही मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, 4 भी नहीं मिलेंगे। तो ये टेस्ट उसके लिए नहीं होते हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो स्क्रीनिंग के लिए जो है अवेयरनेस जो हम करते हैं, एक तो ये होता है कि जेनेटिक डिजीजेज दे रन इन फैमिलीज, चाहे वो हीमोफीलिया हो चाहे थैलेसीमिया हो, उनको पता होता है फला फला को मेरा मौसी के बच्चे को। इसमें दोनों में एक मोटा फर्क है कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है और ये थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल है। तो अगर उसमें उनको पता होता है कि ये बच्चे को भी ऐसे ही हुआ था तो इसको भी ऐसे ही हो रहा है। जानकारी सिर्फ ये जरूरत है कि जो हीमोफीलिया में ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग दिखती नहीं है, थैलेसीमिया में नहीं, वो हीमोफीलिया में भी दिखती नहीं है, अंदर छुपी हुई होती है मांसपेशी में, जोड़ों में। थैलेसीमिया में वो बात नहीं होती है। उसको समझने के लिए
पब्लिक को एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो खून हमारा है उसके अंदर 3 तरह के कण होते हैं। एक कण होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन या रेड सेल। उसका काम होता है कि ऑक्सीजन लेके आप सारे शरीर में देते रहे जिससे कि एनर्जी मिलती रहे। दूसरे एक होते हैं व्हाइट सेल जिनका काम होता है लड़ाई करना, वो आर्मी है हमारे बॉडी की। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स जिनका काम है क्लॉटिंग। नाउ प्लेटलेट्स का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि वो जो थक्का बनता है ना, चोट लग जाए, चाकू लग जाए, दांत में से खून आए, उसका थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स चाहिए। अब वो प्लेटलेट्स शुरू में अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन उसका पक्का क्लॉट बनाने के लिए कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं। उस ब्लड के प्रोटीन की अगर कमी हो तो हीमोफीलिया होता है। उसमें दर्जनों तरह के प्रोटीन है, उसके नंबर दिए हुए हैं। अगर फैक्टर 8 क्लॉट, ये प्रोटीन का तत्व 8 या 9 की कमी है तो वो हीमोफीलिया होगा। थैलेसीमिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। थैलेसीमिया होता है जहाँ वो हीमोग्लोबिन वाला रेड सेल था, हीमोग्लोबिन अगर उसका ठीक नहीं है क्या मतलब है, वो जो एक हीमोग्लोबिन होता है उसके 4 टेट्रामर होता है, उसमें एक जो है कम बनता है। ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है कि उसमें एक नहीं बनता है। जब एक नहीं बनता है तो दूसरे काम नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम तो साथी हैं, चारों रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो खून है, अक्सर लोग ये मानते हैं कि हमारे शरीर में जो खून आ गया, कुदरत ने दे दिया, वो जिंदगी भर चलेगा। ये एक ऐसी गलत फहमी है जिसकी वजह से लोग ब्लड डोनेशन भी नहीं करते हैं। जबकि खून जो है हमारे शरीर में 100-125 दिन में दोबारा बन जाता है। हर रोज 1% बनता है और वो फ्रेश बन रहा है। अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं, जितना आपने डोनेट करा उसकी जगह वो नया निकल के आता है। एनीवे, थैलेसीमिया में अगर वो खून बनना कम हो गया है तो 100-125 में उसमें हाफ लाइफ होती है 28 दिन के करीब से, मान लीजिए। तो उसके बाद वो खून की कमी महसूस होती है, तो उसको जीने के लिए खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये जो खून चढ़ाना पड़ता है इसको हम कहते हैं मेजर है। लेकिन कुदरत ने एक ऐसी प्रोटेक्शन दी है कि मेजर को क्रिएट करने के लिए 2 माइनर होने जरूरी है। अगर मदर में भी माइनर है, फादर में भी माइनर है, तो दोनों मिलके एक उनका 25% रिस्क रहता है कि 25% उनका मेजर हो जाएगा बच्चा। अब इसमें देखिए कितनी अच्छी चीज है एक तरह से। अगर आपने बच्चा है, बड़ा हो रहा है, शादी करनी है, लड़का भी है लड़की भी है, माइनर का टेस्ट करना आसान है, जेनेरिक डिजीजेस का मुश्किल है। माइनर का टेस्ट आजकल फ्री कराते हैं, थैलेसीमिया सोसाइटीज कराती हैं, सरकार कराती है, और बड़ा सिंपल है। अगर आपने माइनर का टेस्ट कराया, दोनों ने कराया, तो हम जानते हैं कि इनका रिस्क होगा बढ़ेगा, तो उसको एडवाइजरी दी जाती है कि भाई आपको बच के रहना है। अगर आपको वाकई इतना आपका प्रेम है कि आपको करना ही करना है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपका ओपन है तो आप दोनों करके उसको छोड़ दीजिए। ये इतना कारगर हुआ कि जो मैं साइप्रस का जिक्र कर रहा था, जहाँ सबसे ज्यादा थैलेसीमिया होता था, वहाँ आज की तारीख में 0 मेजर है। हम लोगों के यहाँ भी ये चल रही है मुहिम कि उसको कराइए। अगर वो फिर भी कहते हैं कि हमें प्रेम के कारण करना है, तो हम कहते हैं आपको जानकारी है, जब बच्चा गर्भ में ठहरेगा तब टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि मेजर है नहीं है। सो थैलेसीमिया में खून की कमी होती है। वो बच्चे में आप कब दिखेगी? जब एडल्ट हीमोग्लोबिन उसका बनना शुरू हो जाता है। वो पहले महीने में नहीं है, वो फीटल हीमोग्लोबिन चलता है, तो 6 महीने के करीब उसको कमजोरी आ जाती है। अगर मेजर है, माइनर है तो कुछ नहीं आती है, जिंदगी भर भी नहीं आती है। ये प्रॉब्लम भी है कि माइनर होता है, साइलेंट होता है, तो उसमें उसको खून की कमी आती है, कमजोरी आती है, चल नहीं सकता है, सांस भी चढ़ता है, अल्सर बन जाते हैं मतलब पैरों में। और ये खून की जो कमी है, कुदरत चाहता है कि इसको ठीक करा जाए। उसको ठीक करने, खून जो हमारा बनता है ना, खून जो बड़े लोगों में बनता है या बच्चों में बनता है, वो हड्डियों के अंदर बनता है जी। तो हड्डियों को कहता है आपकी ये हड्डियों की जो फैक्ट्री है, उसको आप बढ़ा के काम करो। वो फैक्ट्री जो है 4, 6, 8 गुना काम करती है। मान लीजिए यहाँ पे स्कल में काम कर रही है, बैक में काम कर रही है, ये चीक की बोन में काम कर रही है, तो वो बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक तरह के थैलेसीमिक फेसेस और थैलेसीमिक बॉडी आ जाती है, तो उसको देख के पता चल जाता है। और अगर उसको पता है कि मेरा पहले भी बच्चे को या मेरा भतीजे को किसी को चाहे वो हुआ था, तो उसमें आ जाता है। वो इतने बढ़ के हो जाते हैं कि पेट उसका एकदम फूल जाता है, पेट फूल जाता है। तो आप दूर से भी देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, और फिर टेस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया, ये क्या चीज़ है? इसका भी जिक्र होता है इन्हीं बीमारियों के साथ में, तो सिकल सेल एनीमिया क्या चीज़ है? इसमें देखिए, जो हीमोग्लोबिन हमारा होता है नॉर्मली, वो नॉर्मल ना होकर हीमोग्लोबिन एस होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, वो सिकल जैसी होती है। आपने हंसिया देखा ना, जी। उस तरीके की होती है टेढ़ी। अब जब टेढ़ी होती है तो वो चूंकि आरबीसी को ब्लड में बहना है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं आरटी, उनमें बहना है और आगे कैपिलरीज तक जाना। अब वहां जाके जब वो नॉर्मली वो गोल राउंडेड होती हैं तो अपनी आराम से चलती रहती है। जब सिकल सेल होती है तो वहां जाके फंस जाती है। अब वहां जाके जब फंस जाती है तो ब्लड का प्रवाह रुक जाता है, तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो पेन होने लगता है। वहां पे आपके इन्फार्क्ट हो जाएंगे, स्प्लीन में रुक गया तो इन्फार्क्ट हो जाएंगे।
ब्रेन में रुक गया तो आपको पैरालिसिस हो जाएगी, लकवा मार सकता है। तो ये इस तरीके की ये सीरियस चीज़ हो जाती है। डर तो है ही, मतलब माँ बाप को भी चिंता तो होती है। डॉक्टर नरेश, ये जो जैसे मेन अगर हम 2-3 बीमारियों की जिक्र ज़्यादा कर रहे हैं तो इनकी सुविधा जो है इलाज के लिए, सबसे पहले तो है कि भाई क्या इनकी जानकारी कैसे दी जाए, दूसरा भी क्या इस पर रिसर्च भी तो होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी महंगी दवाई है। क्या इसकी ICMR या कोई इसकी कोई रजिस्ट्री है कि भाई हमने इतने रजिस्टर कर दिए, इतने हमारे सिकल सेल एनीमिया केस है, इतने हमारे जो थैलेसीमिया है या इतने हमारे हीमोफीलिया, तो कोई रजिस्ट्री है या इसका कोई क्लिनिकल रिसर्च या कोई डाटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए 2007-8 उसके बाद से हीमोफीलिया की जो प्रोग्रेस हुई है, जो कि एक प्रोटोटाइप मान के चल सकते हैं रेयर डिजीज में, उसमें भारत की जो प्रोग्रेस है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों को बीट कर सकती है। बाकी लोगों के पास पहले से था, तो उसमें ICMR का भी रोल रहा है, सरकार का तो रहा ही है। और एक मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ कि हीमोफीलिया का जब ये हमने शुरू करा था उसकी भी ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होती है। तो कोर्ट ने भी, ऑनरेबल कोर्ट ने भी और सरकार ने भी ये फैसला करा कि ये इलाज हम मुफ्त देंगे। उसकी वजह से, और ये स्टेट सब्जेक्ट होता है हेल्थ का, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवोकेसी के लिए जाना पड़ा, नहीं तो सारे मरीज दिल्ली में आ रहे थे, तो दिल्ली ओवरलोडेड हो रही थी। अब जो है सारे स्टेट्स में, 28 स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज में, सब में जो है फ्री मिलता है। सबकी अपनी रजिस्ट्री है और थैलेसीमिया की रजिस्ट्री उन्होंने पहले से बनानी शुरू करी थी। लेकिन सिकल सेल का जब नेशनल प्रोग्राम कुछ साल पहले शुरू हुआ तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, तो अब उन्होंने, नेशनल हेल्थ मिशन ने ये कहा है कि वो एक हम रजिस्ट्री बना रहे हैं सिकल सेल के लिए, थैलेसीमिया के लिए, जो आप लोगों की हीमोफीलिया है वो भी उसी में मिला दो, तो हमारी एक कंबाइंड वो आ जाएगी रजिस्ट्री। सब लोगों की अपनी अपनी भी हैं, बट ये कि एक होगी तो अच्छा है, उससे डुप्लीकेसी नहीं होती, हमने यूनिक नंबर्स दिए हुए। तो रजिस्ट्री आ गई है, सरकार ने बहुत करा है। और सरकार की, देखिए हम लोग जो करते हैं सिर्फ इन्हीं डिजीज के लिए नहीं है, लाइसोसोमल डिजीज कोर्ट में भी जाती थी जी। उन्होंने जो ये नेशनल ये पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेज है 2021 में 50 लाख तक का उसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। देखिए बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कई जेनेटिक डिजीज जो है, डुशेन है, स्पाइनल है, सबको वन टाइम चाहिए, तब भी कम पड़ता है तो वो ले लेते हैं। उसके बाद बाकी डिजीजेज में उन्होंने कैटेगराइज करा हुआ है, वन टाइम चाहिए या लाइफ टाइम चाहिए या रेगुलर ट्रीटमेंट जिसका अवेलेबल है, तो नेशनल पॉलिसी में 3 चल रहे हैं। उनमें से ज्यादातर की जो दवाइयां हैं वो एग्जाम्प्ट है ये GST और एक्साइज से। जी। इस साल के बजट में कैंसर की दवाइयों पे वो हटा दिया था एक्साइज और GST। उसमें 7 रेयर डिजीज की दवाइयां उनको भी हटा दिया, इम्यूनो डिफिशियंसी होती है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे एक डिसेबिलिटीज एक्ट होता है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसमें डिसलेक्सिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिव्यांगन का जो है ये एक्ट होता है जी। ये इसमें हीमोफीलिया थैलेसीमिया नहीं होता था जब हमने 2007-8 में करा था, उस समय नहीं था ये। और उसके बाद बहुत सालों के बाद ये एक्ट रिवाइज हुआ था 16 में, उसमें ये थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इनका जो सपोर्ट है, सब तरह का जो आता है वो उसमें आ गया है। ये दुनिया में नहीं होता है कहीं पे। इन सब की मैंने आपको एक चीज और जिक्र करा था कि इसमें एक न्यूरो डिजेनरेटिव जो एस्पेक्ट बहुत होता है जी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी आया हुआ है 2017 का जी। तो सब तरह की कोशिश होती है, फंडिंग होती है। और आपने एक सवाल पूछा था वो मैं उसका जवाब दे दूं। जो आपने पूछा था कि ये जेनेटिक रन करती है, हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक है, जो कि फैमिलीज में रन करती है। लेकिन हमारे सेंटर में 3600 में से 1200 ऐसे हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। मतलब जो 1200 हैं, 3 में से 1 मरीज, उसको जो अनुवांशिक चेंज आता है वो बाद में आता है, फैमिली में नहीं है। डॉक्टर वार्ष्णेय, ये जो बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं हम रेयर डिजीज का, तो क्या कुछ ऐसे कोई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे कुछ केंद्र निर्धारित किए हैं सरकार ने कि वहाँ जाके चला जाए और वहाँ एडवांसेस इन थेरेपी भी अगर ज़रूरी है तो वो भी हो जाएगी? आप क्या कहें, आप खुद RML में इतने साल रहे हैं। बहुत ही ये आपने अच्छा सवाल किया। जब से ये देखिए जागरूकता बढ़ी है और जब सरकार अपनी नेशनल पॉलिसी लेके आई 2021, तो ये सोचा गया कि देखिए रेयर डिजीज है, सब जगह तो इनका डायग्नोसिस होना मुश्किल है क्योंकि बहुतों में जेनेटिक आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्रोमोसोमल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो आसान नहीं है। तो फिर सरकार ने 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, जो कि ज्यादातर हमारे, जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो मौलाना आजाद, 2 इसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसी तरीके से और स्टेट में, हैदराबाद में, बंगाल में, चेन्नई में, सब जगह एक एक सेंटर ऑफ स्टेट है। एम्स जोधपुर इसका सेंटर है। तो इस तरीके से 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये है कि जो भी पेशेंट उसके आसपास है वो वहां जाके इन बीमारियों के बारे में रिपोर्ट करें अगर उनको डाउट हो रहा है, या जो लोग भी, जैसे डॉक्टर भी पेरिफेरी से हैं, वो अपने आसपास के जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में
रेफर करें तो वहाँ पे उनकी डायग्नोसिस होना और उनकी प्रीनेटल काउंसलिंग है या उसका इलाज के लिए सरकार ने, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई 50 लाख रुपए पर पेशेंट की जो सुविधा दी जा रही है। इसी तरीके से 5 निदान केंद्र भी बनाए जहाँ पे कि कुछ बिकॉज स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो सब जगह नहीं होते जी। जैसे हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग और RR जो आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल RR हॉस्पिटल। इसके अलावा जैसे निजाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद है, नील रतन सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ जो है बंगाल में है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटर है वो निदान के जहाँ पे इस तरीके की जेनेटिक टेस्टिंग की सुविधाएं, और ये टेस्ट जो है वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, जिससे वो ज्यादा, क्योंकि देखिए कई बीमारी में जैसे अभी डॉक्टर साहब स्पाइनल जैसे एट्रोफी, उसकी एक दवाई 17 करोड़ रुपए की है, एक इंजेक्शन लगता है लेकिन 17 करोड़ रुपए का। क्राउड फंडिंग का भी मैकेनिज्म रखा गया। आजकल चूंकि हम लोग सब जागरूक हो गए तो क्राउड फंडिंग में ये होता है कि भाई हम उस पर डाल देते हैं अपना इंटरनेट वगैरह पर, तो लोग बहुत से फिर भी उतना पैसा इकट्ठा कर पाना, हालांकि जो कंपनी एक ही कंपनी बनाती है क्योंकि इसमें रिसर्च में बहुत पैसा खर्च होता है, वो लोग भी कई बार 17 करोड़ में से 7-7 करोड़ की छूट दे देते हैं, लेकिन फिर भी 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का। डॉक्टर साहब, इसमें कोई प्राइवेट पब्लिक एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कोई भूमिका है या कोई रोल है या कोई रोल नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा रोल है। ये जो जीन थेरेपी मिलती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की या ड्यूशेन की, इसी तरह से हीमोफीलिया में भी जीन थेरेपी होती है। एक चीज ये है कि हीमोफीलिया, सिकल सेल, ये बीमारियां ऐसी हैं रेयर होते हुए भी कि इनकी इमरजेंसी हो जाती है। तो इनके जो सेंटर हैं वो आपको थोड़े बहुत से नहीं काम चलता है। हमने जब बनाए थे 4 दिल्ली में, तो हमने कहा था हम 4 बनाएंगे, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, जिससे कि पॉइंट ऑफ केयर पे उनकी ट्रीटमेंट मिले जी, वो मिलती थी। लेकिन जड़ से निकालने के लिए जीन थेरेपी होती है, जैसे 2 का जिक्र हुआ। अब हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो सपोर्टिंग जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया, और काफी एडवांस स्टेज में है, 2 लोग कर रहे हैं। तो अगर वो आ जाती है तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने वैक्सीन सिर्फ अपने लिए नहीं बनाई, बाकियों के लिए बनाई। अगर हम लोग जीन थेरेपी यहाँ बनाते हैं तो हमारा देश इतना बड़ा है, उसमें वो कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी। दूसरा, वो रिसर्च जो है बढ़ावा देती है साइंटिस्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और तीसरा है कि आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो सपोर्ट आ रहा है। इंडस्ट्री वाले सामने आए कि ये जो दवाइयाँ महंगी हैं उसमें हम क्या करेंगे, दुनिया से हम रेट नहीं कम कर सकते, क्योंकि हमारे को होता है कि कितना कम करोगे किसी जगह, तो 1 के ऊपर 2 फ्री देते हैं, 3 फ्री देते हैं। तो आप ये मान लीजिए 3 महीने का जो इलाज है वो आपकी 1 महीने की कॉस्ट में निकल आता है, और ये जनरली काफी फैला है। और ये नहीं कि वो सिर्फ प्राइवेट वालों को देते हैं, सरकारी अस्पताल को भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल्स का भी कोई रोल है? मतलब ट्रायल्स हो रहे हैं, कोई कर रहे हैं रिसर्च, एडवांसेस इन थेरेपी का कोई रिसर्च हो रही है, कुछ नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। मैं तो बताया कि हीमोफीलिया में अगर आप लेके चलेंगे, वो एक्सपोनेंशियल, इसको गोम्पार्डियन फंक्शन जिसको कहते हैं, उस स्केल पे वो बढ़ रहा है, लॉगरिथमिक स्केल पे। तो ये जो रिसर्च होती है उसकी एक चीज और भी है कि जो जेनेटिक डिजीज है वो हर सोसाइटी के हिसाब से जेनेटिक डिजीज थोड़ी भिन्न भी हो सकती है। उसके जो आप ट्रीटमेंट देंगे वो अलग रिएक्ट कर सकते हैं। साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हमारे तो बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुई है, लेकिन ये कि जेनेटिक डिजीज के ऊपर रिसर्च के साथ साथ और सरकार के सपोर्ट के साथ साथ जो कि चल रहा है, हमें पब्लिक की जागरूकता और बढ़ानी है। बिल्कुल, आपने डॉक्टर वार्ष्णेय और डॉक्टर नरेश, जैसे आपने उन्हें कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी, एक इम्पोर्टेंस, एक अवेयरनेस। और जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, फिर हम जब माँ बाप को पता ही नहीं लगेगा, बच्चे को पता नहीं लगेगा, तो अवेयरनेस होनी इस जो रेयर डिजीज के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। अलावा डॉक्टरों में भी अवेयरनेस, अगर आप देखेंगे तो 90-95% डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस बहुत ही कम जानकारी। तो ये इस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रोफेसर वार्ष्णेय और प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा रेयर डिजीजेस नॉट सो रेयर। प्रतिभागी थे डॉक्टर नरेश गुप्ता, पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय, पूर्व प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहर लाल जैन, वरिष्ठ चिकित्सक एवं पूर्व CMO, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।